तो अब सेमेस्टर टाइम आपके लिए ला रहा है एक नई वीडियो, और ये पहला यूनिट है जिसको हम पढ़ाने जा रहे हैं केमिस्ट्री में। अप्लाइड केमिस्ट्री में हम पहला यूनिट स्टार्ट करते हैं, उसका पहला पार्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग एंड सॉल्यूशन। तो ये यूनिट काफ़ी पार्ट्स में आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। वैसे हमारा मोटिव बच्चों को पढ़ाना है, उनसे पैसा कमाना नहीं है। और हमने ये चैनल स्टार्ट इसलिए किया है ताकि बच्चे अपना फुल पोटेंशियल पे पढ़ाई मतलब रिजल्ट दे पाएँ। उनका पोटेंशियल रुके ना इस बात पे कि उनके पास बैच खरीदने का पैसा नहीं था। इसीलिए हम आप जैसे कुछ बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन किसी समस्या के कारण बैच खरीदने से नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए हम ये सारी क्लासेस फ्री ला रहे हैं। मतलब एक भी क्लास नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पे दिया गया हमारी टैगलाइन, जैसे सेवा करता है हमारी ट्री वैसे ही हम करेंगे, और सभी क्लासेस होंगी एकदम फ्री। हाँ जी हाँ, ये सारी क्लासेस एकदम फ्री होंगी। और हमारे छोटा सा चैनल जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा ताकि आपके जैसे कोई और बच्चों को भी ये वीडियो मिल सके और उनका भी भला हो सके। अब इस लाइन से स्टार्ट करते हैं। अब फ्यूचर करेगा शाइन, क्योंकि आ गया है सेमेस्टर टाइम। तो इसी लाइन के साथ अपना पढ़ाई आज स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन देते हैं इसका कि आखिर एटम है क्या। ये हिंदी में भी आपको मिलेगा लिखा हुआ और इंग्लिश में भी मिलेगा। अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत आती है हिंदी इंग्लिश में तो बता दीजिएगा, मैं इसको और सुधारने की कोशिश करूँगा। फिर ये कुछ शब्द हैं जैसे कि एटम, लिक्विड, गैस, इन कुछ शब्दों को प्लीज़ हिंदी वाले इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें ताकि आपको और एग्जामिनर को समझने में आसानी हो। क्योंकि काफ़ी बार ये देखा गया है कि पीटीयूपी के एग्ज़ाम में हिंदी वाले बच्चों को थोड़े से ज़्यादा नहीं, थोड़े से नंबरों में फ़र्क होता है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश वाले बच्चों को। क्योंकि वहाँ पे जो टीचर्स एग्जामिनर चेक करने आते हैं कॉपीज़, वो एमटेक करे होते हैं और बहुत पढ़े लिखे होते हैं, तो उनको हिंदी के कुछ शब्द नहीं आते हैं, तो वो इंग्लिश वाले बच्चों को उधर एडवांटेज मिल जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर एटम है क्या? एटम वो सबसे छोटी इकाई है जिससे सभी तत्व मिलकर बने होते हैं। ये तत्व कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि ठोस भी हो सकते हैं, सॉलिड या फिर द्रव भी हो सकते हैं, लिक्विड या गैस भी हो सकते हैं। एटम शब्द आया कहाँ से? एटम शब्द एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है इंडिविजुअल, मतलब जिसको और विभाजित ना किया जा सके। ये और भी विभाजित नहीं हो सकता, मतलब एटम को और छोटे टुकड़ों में नहीं काटा जा सकता। पर ये एक गलत बात है क्योंकि ये पहले के साइंस के हिसाब से सही था, लेकिन अब मॉडर्न साइंस के केमिस्ट्री के हिसाब से, मॉडर्न केमिस्ट्री के हिसाब से एटम को भी अब और छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता है जिन्हें हम क्वार्क्स बोलते हैं, और जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में और पार्ट्स में बने रहिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। आप टेंशन मत कीजिएगा क्योंकि आपको ये इमेजेस दिखा के समझाया जाएगा, और मैं ट्राई करूँगा कि आपको रियल लाइफ इमेजेस देखने को मिले ताकि आप उसको रियल लाइफ से रिलेट कर पाएँ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जॉन डाल्टन, कुछ बच्चों ने इसका नाम इनका नाम सुना होगा 9th-10th क्लास में केमिस्ट्री की। तो जॉन डाल्टन ने 1808 में बताया था कि मैटर के जितने मतलब मैटर है वो सब छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना है जिन्हें हम एटम बोलते हैं। और फंडामेंटल परमाणु के मूलभूत कण क्या होते हैं? काफ़ी 9th-10th के बच्चे और काफ़ी आप सब भी मुझे लगता है आप जानते होंगे, इन तीनों को तो जानते होंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अगर आपको नहीं याद है तो आप जान लीजिए। और इनकी एटम में कहाँ पे जगह होती है ये इमेज में आप साफ देख सकते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों नाभिक के अंदर होते हैं, मतलब न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने कक्ष में अपने ऑर्बिट में वो चक्कर मारते रहते हैं न्यूक्लियस का। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आता है फर्मी आयंस क्या होता है, और फर्मी आयंस की हिंदी जो मैंने सर्च की तो उसका फर्मी आयंस ही दिखा रहा है। फर्मी आयंस होता क्या है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, दीज पार्टिकल्स आर कलेक्टिवली नोन एज फर्मी आयंस। मतलब अगर मैं सीधे बोलूँ तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इन तीनों को मिलाकर, तीनों एक साथ मिलाकर अगर बोले तो उन्हें हम फर्मी आयंस बोलते हैं। मतलब एक अगर ग्रुप में रख के अगर बोले तो उन्हें फर्मी आयंस बोलते हैं। तो आगे चलते हैं। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के चार्ज, उसमें चार्ज कितना होता है, उसका वजन कितना होता है, और उसका मास, मतलब उसका उसे मास किस में मेजर किया जाता है, ये सब उसमें दे रखा है। अगर मास देखा है तो उसे AMU में नापा जाता है। AMU में नापा जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो आप ये चाहे तो टेबल याद कर सकते हैं, और मैं ट्राई करूँगा इस PDF को डिस्क्रिप्शन में देने की। अगर मुझसे नहीं हो पाता है तो मैं इसका कोई और अल्टरनेटिव ढूंढूंगा। अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट कर दीजिए कि आपको ये PDF चाहिए या फिर नहीं चाहिए।
तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो पहला प्रोटॉन है क्या? प्रोटॉन में इंग्लिश में पढ़े तो पहले, प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इट इज प्रेजेंट inside the nucleus of the atom. The charge on proton is +1. The mass of proton is approximately 1 AMU. Rutherford discovered proton in 1917. अगर हम हिंदी में तो प्रोटॉन जो है ये एक घन आवेशित कण है, पर यह परमाणु के नाभिक के अंदर पाया जाता है। प्रोटॉन के ऊपर +1 का आवेश होता है और रदरफोर्ड ने इसको 1917 में खोजा था। और रदरफोर्ड कहते थे, ये रही रदरफोर्ड की इमेज। मैंने इमेजेस इसके लिए लगाई हैं, अगर बाई चांस आपको एग्जाम के टाइम पे अगर ये प्रोटॉन के बारे में ज़्यादा याद नहीं आ रहा है, किसने खोज की, तो आपको नाम नहीं तो उसमें इमेज तो ये क्लिक हो ही जाए कि आखिर था कौन इंसान, शायद आपको उस इमेज से याद आ जाए, इसी के लिए मैंने इसकी इमेज भी लगा दी है। तो अब आगे बढ़ते हैं न्यूट्रॉन के बारे में जानते हैं। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता। ये भी न्यूक्लियस मतलब नाभिक के अंदर ही पाया जाता है। इसका मास मतलब इसका जो वजन होता है वो प्रोटॉन के बराबर मतलब 1 AMU ही होता है। न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के साथ में होता है और ये न्यूक्लियस मतलब एटम का जो न्यूक्लियस एटम है उसको स्टेबिलिटी प्रदान करता है। इसकी खोज जेम्स चैडविक ने की थी 1932 में, 1932 में जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की थी। ये रही इमेज जेम्स चैडविक की। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हम जाने तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक नेगेटिवली क्षण आवेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस मतलब नाभिक के चारों ओर तीव्र गति से मतलब तेज स्पीड में चक्कर काटता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 का आवेश होता है मतलब चार्ज होता है, -1 का चार्ज होता है। इसका वजन 1840 गुना हल्का होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इसकी खोज जे थॉम्सन ने की थी 1897 में। और जे थॉम्सन की इमेज ये रही। अगर आपको इमेज क्लियर नहीं है तो आप बताइएगा, मैं इस इमेज को और क्लियरिटी के साथ दिखाने की कोशिश करूँगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल न्यूक्लियस एंड सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर हम सीधे बोले तो एटम जो है वो सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। अब अगर बोले तो न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स इसमें साफ साफ दे रखा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को साथ में न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। न्यूक्लियॉन्स इसकी मुझे हिंदी नहीं मिली, जब मैंने इसकी सर्च किया तो उसका न्यूक्लियॉन्स ही दिखा रहा था। और अगर आप चाहें देख सकते हैं जैसे कि इस इमेज में दे रखा है, यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और यहाँ पे ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी है। और इसके ये चारों तरफ ये देखिए, ये जो येलो है ये इलेक्ट्रॉन्स है जो कि इसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। ये देखिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसको हिंदी में अगर इंग्लिश में पढ़ूँ तो पहले मैं इंग्लिश में पढ़ बता देता हूँ आपको। इलेक्ट्रॉन्स अराउंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस एट वेरी हाई स्पीड, दे ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एटम, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव्स द एटम अ स्फेरिकल शेप। अगर हम सही से बताएं तो अगर हिंदी में आप इसको बताओ तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है बहुत तेज गति से। तीव्र गति से इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। ये जो एटम होता है उसका आधे ज़्यादातर जो जगह होती है वो खाली होती है और जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ज़्यादातर जगह जो खाली होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काटते हैं न्यूक्लियस का, वो एटम को एक स्फेरिकल मतलब गोलाकार आकृति प्रदान करते हैं। लेकिन इसमें एक स्पेशल केस मतलब विशेष परिस्थिति भी है। हाइड्रोजन एटम जो होता है वो इसमें एक्सेप्शन केस है मतलब स्पेशल केस है। इसमें जैसे कि दे रखा है, आप चाहे तो उसको अगर डिटेल में चाहे तो आप पढ़ सकते हैं ना। अगर MCQs में आता है तो आप इसको ऐसे ही बता सकते हैं कि जो स्पेशल केस है इसमें हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन अगर पढ़ते होगा तो हाइड्रोजन एटम जो होता है वो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के साथ में होता है, इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है। और इसमें आयन न्यूट्रॉन नहीं होता, हाइड्रोजन आयन +1 होता है। हाइड्रोजन एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। आप इसको ध्यान से फिर से पढ़ लीजिएगा, मैं इसको सही कर दूँगा, कुछ गलत होगा तो हम आगे बढ़ते हैं।
अब हम इसे पढ़ेंगे जे थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल के बारे में। इसको मैं एक क्लियर इमेज के साथ लाता, लेकिन वो इमेज भी मिल नहीं रही है। वो शायद 9th की बुक में है एक, मैं उस बुक का से नाम बताता हूँ, वैसे कोई पेड प्रमोशन नहीं है। तो एस्टान नाम की बुक है, उसके अंदर ये दे रखी है इमेज। अगर मुझे वो बुक मिलती है तो मैं उसकी जो इमेज है वो क्लिक करके भेज दूँगा। उसमें काफ़ी साफ तरीके से मतलब ये जो प्लम पुडिंग है वो दिखाई हुई है। बस वैसे मुझे इमेज निकालनी उसकी दिखानी है तो मैं आपको दिखा दूँगा बाद में। तो जे थॉमसन ने एक प्लम पुडिंग मॉडल तैयार किया था, और उसके अकॉर्डिंग जो एटम है वो उसका जो न्यूक्लियस है, मतलब उसका जो प्रोटॉन है वो पूरा एटम का पूरा चार्ज है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज है, और जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो एम्बेडेड है, मतलब उसके अंदर घुसे हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो पुडिंग है थॉमसन के अकॉर्डिंग जो पूरी पुडिंग है ये पूरी पॉजिटिव चार्ज है। इसके अंदर जो बीज जैसे दिख रहे हैं ना, आपको चॉकलेट पूरे कुछ बोलिए, ये जो इसके अंदर धसे हुए हैं ये न्यूट्रॉन है, और जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है ये दोनों बराबर हैं, और ये दोनों बराबर हैं। इसी के चक्कर में ये न्यूट्रल है। ये एक पहला मतलब एटम के बारे में मतलब किसी ने बताया था, जे थॉमसन ने, एटम का मतलब शेप। लेकिन ये आगे से गलत हो गया था, क्योंकि हम लोग अब जो पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से जो एटम है वो आधे ज़्यादा खाली है, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसमें खाली स्पेस है, और उसके सेंटर में न्यूक्लियस है जिसके अंदर सारा प्रोटॉन उसके अंदर है, सारा पॉजिटिव चार्ज उसके अंदर ही है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, मतलब घूमते हैं। इसका मतलब प्लम पुडिंग मॉडल ही आगे चल के गलत साबित हो गया था। और हम इसके आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा था क्वार्क्स बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो मैं बता दूं कि पहले मैं आपको इसको हिंदी में पढ़ के बता दूं, सॉरी इंग्लिश में पढ़ के बता दूंगा। इन द 1917 द साइंटिस्ट प्रपोज्ड द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल्स। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इलेक्ट्रॉन इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कंपोजिट पार्टिकल, दे आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड क्वार्क्स। मैं इसको हिंदी में पढ़ देता हूँ, मतलब हिंदी में अगर इसको समझो तो 1970 के दशक में जो वैज्ञानिक लोग थे उन्होंने माना कणों का जो मानक मॉडल जो था उसके हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन जो था वो इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्री पार्टिकल था, और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे वो और छोटे पार्टिकल्स मतलब कणों से मिलकर बने थे, जिनको हम अप क्वार्क और डाउन क्वार्क कहते हैं, सॉरी जिनको हम क्वार्क्स बोलते हैं, सॉरी। और ये जो क्वार्क्स होते हैं ना, ये भी दो टाइप के होते हैं, अप क्वार्क्स और डाउन क्वार्क्स। अप क्वार्क्स को हम यू से दिखाते हैं और डाउन क्वार्क्स को हम टी से दिखाते हैं। और ये चार्ज और ये जो इमेजेस हैं इसमें आप देख सकते हैं प्रोटॉन में कैसे क्वार्क्स लगे होते हैं और न्यूट्रॉन में कैसे क्वार्क्स लगे होते हैं। ये रहा न्यूट्रॉन और ये रहा प्रोटॉन, और ये उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। और आप ये सोच रहे हैं कि मैं इतना आपको बेसिक और डिटेल में लेके क्यों चलना, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल सिलेबस पूरा करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं अलग से वीडियोस लाऊंगा। और ये थोड़ी डिटेल के लिए, जो बच्चा लोग और डिटेल में पढ़ना चाह रहा है वो इसको पढ़ सकता है, ताकि वो और ज़्यादा डिटेल में रहे, उसके लिए ये सारा और डिटेल में रहे, और उसके जो सारे कॉन्सेप्ट वो क्लियर रहे, मतलब उसका जो बेसिक है वो एकदम स्ट्रांग रहे। तो अब आगे देखते हैं। तो वीडियो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आगे की जो वीडियो आएगी उसके लिए वो यूट्यूब पे डाल दी जाएगी, और हम आपसे फिर से बोलते हैं कि ये एक वीडियो इधर पेड नहीं होगी, इधर आपसे एक पैसा नहीं दिया जाएगा, और हम ट्राई करेंगे कि ये PDF आपको मिल जाए अगर आप कमेंट करेंगे तो। और मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता, मैं ज़्यादा आपसे डिमांड नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ खाली 50 लाइक्स हो जाए बस, तो प्लीज़ इसमें 50 लाइक करवा दीजिएगा। धन्यवाद। तो हमें वीडियो आज के लिए यहीं पर क्लोज करते हैं, तो बाय।